एरिक वीनर नाम के एक अमेरिकी लेखक हैं। बड़ी फेमस किताब है उनकी, द जियोग्राफी ऑफ जीनियस, अ सर्च फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिएटिव प्लेसेस फ्रॉम एंशिएंट एथेंस टू सिलिकॉन वैली। इस किताब में वीनर लिखते हैं, कुछ निश्चित जगहें किसी निश्चित समय काल के दौरान अति मेधावी दिमाग और उच्च विचार पैदा करती हैं। वीनर की लिस्ट में भारत के एक शहर का नाम भी शामिल था, कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं। और जो कालखंड वीनर बताते हैं वो था साल 1840 से 1920। खासकर 1920 के दशक पर गौर कीजिए। इस दौर में कलकत्ता में सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाद साहा जैसे भौतिक शास्त्री एक साथ सक्रिय थे। इसी दौर में भारत में फिजिक्स के क्षेत्र में 3 बड़ी खोजें हुई। 1920 में मेघनाद साहा ने थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन की खोज की। 1928 में रमन इफेक्ट की खोज हुई और तीसरी चीज वो थी जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्सों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम। चार जुलाई यानी आज ही के दिन साल 2012 में जिनेवा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में परीक्षण के दौरान एक भौतिकीय कण की खोज हुई थी। नाम था हिग्स बोसोन, जिसे तब गॉड पार्टिकल भी बोला गया। आसान भाषा में कहें तो हिग्स बोसोन वो पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे अणुओं को द्रव्यमान या कह लीजिए भार प्रदान करता है। अब हिग्स बोसोन नाम 2 हिस्सों से मिलकर बना है। पहला हिग्स, जो वैज्ञानिक पीटर हिग्स के नाम से लिया गया है। पीटर हिग्स वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1964 में पहली बार ये बताया था कि ऐसा कोई पार्टिकल होना जरूर चाहिए। हिग्स की बात 47 साल बाद जाकर सच साबित हुई। हिग्स बोसॉन का दूसरा हिस्सा यानी बोसॉन नाम भी नया नहीं है। आज से लगभग 98 साल पहले विशेष प्रकार के अणुओं को बोसॉन नाम मिल चुका था। इन अणुओं को बोसॉन नाम देने वाले थे पॉल डायरेक, जिन्हें 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। 1933 में फिजिक्स का नोबेल जीतने वाले डायरेक के बारे में आइंस्टीन का कहना था, या तो यह आदमी पागल है या जीनियस। डायरेक ने जिस वैज्ञानिक के नाम पर बोसोन नाम रखा वो थे सत्येंद्र नाथ बोस। क्यों रखा गया बोस के नाम पे बोसोन का नाम? इसके लिए बोस की कहानी और उनका योगदान क्या था ये जानना होगा। सत्येंद्र नाथ बोस के करियर की शुरुआत होती है साल 1919 में, जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए आइंस्टीन और मिंकोव्स्की के प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी पेपर का पहला ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया। इस काम में उनके साथी थे मेघनाद साहा और इस पेपर की प्रस्तावना लिखी थी पीसी महालानोबिस ने। महालानोबिस और साहा की कहानी हम आपको रिस्पेक्टिवली 28 जून और 16 फरवरी के एपिसोड्स में बता चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद ढाका में काम करने के दौरान 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने 2 और पेपर लिखे। इनमें से एक का नाम था प्लैंक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा। ये पेपर पार्टिकल फिजिक्स में क्रांति लाने वाला था, लेकिन क्रांति होती तब जब कोई समझ पाता। बोस ने अपना पेपर रॉयल सोसाइटी लंदन की फिलोसॉफिकल मैगजीन में छपने के लिए भेजा, लेकिन सोसाइटी ने इसे छापने से इनकार कर दिया। इसके बाद बोस ने पेपर भेजा जर्मनी, अल्बर्ट आइंस्टीन के पास। साथ में भेजा एक नोट जिसमें लिखा था कि अगर उन्हें ये काम का लगे तो प्लीज़ उसे जर्मनी की रिसर्च मैगजीन में छपवा दें। आइंस्टीन ने बोस के रिसर्च पेपर को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करवाया और छपवा भी दिया। इसी रिसर्च पेपर के साथ आइंस्टीन ने अपनी एक टिप्पणी भी छपवाई। अब ये टिप्पणी क्या थी, इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा कि बोस ने रिसर्च पेपर में लिखा क्या था। खीर का स्वाद तो खाने पर ही पता चलता है, इसलिए थोड़ा विज्ञान पर चलते हैं। साल 1900 की बात है। मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर काम कर रहे थे। साधारण भाषा में समझें तो चीज़ें अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग रंगों का विकिरण करती हैं। मसलन जब लोहे को गर्म किया जाता है तो वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इसी कारण आपको दूर आकाश गंगाओं की तस्वीरों में पीले नीले रंग दिखाई देते हैं। अब इस विकिरण में सभी प्रकार की किरणें होती हैं, मसलन यूवी, इंफ्रारेड आदि। अलग अलग टेम्परेचर्स पर चीज़ों से निकलने वाले विकिरण का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस ग्राफ से ये पता चलता है कि विकिरण कैसे होगा, ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है।
अब इस ग्राफ को समझने के लिए ज़रूरत थी एक मैथमेटिकल इक्वेशन की। तब तक सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स के नियम चलते थे, यानी वो फिजिक्स जो न्यूटन के ज़माने से चली आ रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि क्लासिकल फिजिक्स के नियमों से सब उल्टा सुल्टा हो रहा था। मसलन क्लासिकल फिजिक्स के नियमों के अनुसार ऊंची फ्रीक्वेंसी पर ऊर्जा इन्फिनिटी पर पहुंच जा रही थी, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए प्लैंक बड़े परेशान थे। जैसे तैसे करके उन्होंने कुछ चीज़ें परे रखकर एक इक्वेशन निकाली जो कुछ इस प्रकार थी। E इज इक्वल टू NHF। इस इक्वेशन में E माने ऊर्जा और F माने फ्रीक्वेंसी है और NH एक स्थिर गुणांक है जिसे बाद में प्लैंक कांस्टेंट कहा गया। यूँ तो दुनिया फिजिक्स से चलती है, लेकिन इस इक्वेशन ने फिजिक्स की ही दुनिया बदल दी। अब देखिए इक्वेशन कह क्या रही है। इस इक्वेशन के अनुसार ऊर्जा निरंतर ना होकर छोटे छोटे पैकेट्स में होती है। उदाहरण के लिए आप किसी को रुपए देते हैं तो आपको उसे किसी मूल्य के गुणांक में देना होगा, जैसे 1 रुपए के 100 सिक्के, 50 पैसे के 200 सिक्के या 100 का एक नोट। अब इसकी तुलना पानी से कीजिए। पानी का कोई न्यूनतम गुणांक नहीं होता, पानी निरंतर होता है, पैकेट्स में नहीं होता। अब तक ऐसा माना जाता था कि ऊर्जा निरंतर होती होगी, लेकिन ये इक्वेशन बता रही थी ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स में चलती है। प्लैंक ने ऊर्जा के इन पैकेट्स को एक नाम दिया, क्वांटा। इस क्वांटा ने देखिए क्या बखेड़ा खड़ा किया। रोशनी भी एक प्रकार की ऊर्जा है और इस इक्वेशन के अनुसार वो भी छोटे छोटे पैकेट्स में होगी, लेकिन तब तक प्रकाश को वेव माना जाता था। इसके पार्टिकल नेचर की खोज नहीं हुई थी। यहीं से शुरुआत हुई क्वांटम थ्योरी की। प्लैंक परेशान थे। इस थ्योरी के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाना था, इसलिए उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा, मैंने किसी तरह इक्वेशन तो बना दी, लेकिन इसका सिद्धांत नहीं पता है और उसे किसी भी कीमत पर पता करना होगा। साल 1905 में आइंस्टीन प्लैंक की मदद को आए और उन्होंने क्वांटा के जरिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। फिर भी अगले 20 साल तक क्वांटम थ्योरी किनारे ही पड़ी रही। 1924 के आसपास सत्येंद्र नाथ बोस खुद क्वांटम थ्योरी पर शोध कर रहे थे। उनके सामने प्लैंक की इक्वेशन थी, लेकिन उसका कोई डेरिवेशन नहीं था। मतलब इसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है ये अभी तक नहीं पता चला था। ऊर्जा के पैकेट्स यानी क्वांटा, जिन्हें तब फोटोन का नाम मिला था, कैसे काम करते हैं ये बात साफ नहीं हो पाई थी। इसी पर शोध करते हुए उन्होंने अपना रिसर्च पेपर लिखा और आइंस्टीन के पास भेजा। साथ में लिखा कि उन्होंने बिना क्लासिकल फिजिक्स के नियमों का उपयोग किए प्लैंक लॉ को डिराइव करने की कोशिश की है। इस पेपर में बोस बताते हैं कि फोटोन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कणों जैसा व्यवहार नहीं करते। इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। कभी ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो कभी इनका विकिरण हो जाता है। तब क्लासिकल पार्टिकल्स के व्यवहार को स्टडी करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता था। भारी शब्द है, लेकिन घबराइए मत, बस यूं समझ लीजिए कि किस ऊर्जा पर कितने अणु होंगे। स्टैटिस्टिक्स इसी को गिनने का तरीका है। बोस ने बताया कि क्वांटम पार्टिकल हमारे आसपास की चीज़ों की तरह बिहेव नहीं करते, इसलिए इनका व्यवहार जानने के लिए हमें एक नई तरह की स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी गढ़नी होगी। इसी आइडिया को आइंस्टीन ने आगे बढ़ाया और फोटोन जैसे अणुओं के लिए एक नई तरह की सांख्यिकी की शुरुआत की, जिसे नाम मिला बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। आइंस्टीन ने बताया कि ऐसा सिर्फ फोटोन्स के साथ नहीं होता, कुछ और कण भी हो सकते हैं जो ऐसा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए हीलियम 4 गैस। अब पूछिए ये सब तो है खालिस विज्ञान, इसमें मज़ेदार बात क्या है? तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, यूट्यूब पर वीडियो सर्च कीजिए हीलियम 4 सुपर फ्लूइड और देखिए जादू। लिक्विड हीलियम 4 को जब -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो हीलियम का यह आइसोटोप अजीब तरह से एक्ट करने लगता है। तरल हीलियम अचानक ग्लास की दीवारों पर चढ़ने लगती है, मानो उस पर ग्रेविटी का असर ही ना हो रहा हो। हीलियम ग्लास के तले से अपने आप रिसने लगती है, मानो ठोस ग्लास के आर पार जा सकती हो। इसके अलावा इसका फव्वारा बनाइए तो वो बिना किसी बाहरी ऊर्जा के लगातार चलता रहेगा। तो ये जादू है क्वांटम मैकेनिक्स का और पदार्थ की स्टेट को नाम मिला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और जो अणु की तरह बिहेव करते हैं उन्हें नाम मिला बोसोन, बोस के नाम पर, जिन्होंने पहली बार इस तरह के अणुओं का बिहेवियर समझाया था। बोस ने जब अपना रिसर्च पेपर आइंस्टीन के पास भिजवाया तो आइंस्टीन ने इसे छपवाते हुए अपनी टिप्पणी भी भेजी, जिसमें लिखा था, मेरे ख्याल से बोस ने प्लैंक लॉ का जो डेरिवेशन निकाला है वो क्वांटम इफेक्ट को समझने में हमारी मदद करता है। बोस के तरीके से गैसों के व्यवहार की क्वांटम थ्योरी भी समझाई जा सकती है। इस रिसर्च पेपर के छपते ही बोस का दुनिया भर में नाम हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने आइंस्टीन को एक और पेपर भेजा। ये भी छपा तो सही, लेकिन कुछ बातों से आइंस्टीन सहमत नहीं थे। बोस ने एक तीसरा पेपर भी भेजा था, लेकिन वो छपा भी नहीं और आज उसका कोई नामो निशान भी नहीं मिलता है।
आइंस्टीन के बायोग्राफर और खुद फिजिसिस्ट रहे अब्राहम पेरिस ने 1982 में कहा था कि क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत करने में बोस का पेपर एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने इसे मैक्स प्लैंक, आइंस्टीन और नील बोर के पेपरों की श्रेणी में रखा। साल 1924 से 26 के बीच सत्येंद्र नाथ बोस ने यूरोप की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने मैडम क्यूरी जैसे वैज्ञानिकों के साथ काम किया। भारत लौटने की बारी आई तो ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की पोस्ट खुली थी, लेकिन इसके लिए पीएचडी की ज़रूरत थी। बोस पीएचडी नहीं कर पाए थे। तब खुद आइंस्टीन ने उनके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा, जिसे देखकर दुनिया में कोई भी बोस को नौकरी दे देता। बोस का नाम कुल 4 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुआ, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। खुद उन्हें कभी इस बात का मलाल नहीं रहा। कहते थे, मैं जिसके काबिल था उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिल चुका है। जिंदगी भर पढ़ाने लिखाने के काम से जुड़े रहे। विज्ञान को बंगाली भाषा में छात्रों के बीच पहुंचाने के लिए बहुत काम किया। साल 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अपने करियर के अंत तक वो छात्रों के बीच किंवदंती बन चुके थे। पब्लिक में उनका कैसा क्रेज था, इसके लिए एक किस्सा सुनिए। रिटायर्ड आईएएस अफसर अमिताभ भट्टाचार्य एक जगह लिखते हैं कि 1960 के दौर में जब वो कलकत्ता में पढ़ाई करते थे, तब सत्येंद्र नाथ बोस की कई कहानियां चलती थीं कि कैसे एक बार एक टीचर ने बोस को 100 में से 110 नंबर दे डाले थे। ये भी कि बोस ने यूनिवर्सिटी के दिनों में जो रिकॉर्ड बनाए थे उन्हें कभी कोई नहीं तोड़ पाया था। एक और किस्सा ये चलता था कि वैज्ञानिक नील बोर जब एक बार कलकत्ता में लेक्चर दे रहे थे तो वो एक जगह फंस पड़े और तब बोस ने उस प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व कर दिया था। एक कहानी ये भी चलती थी कि बोस जिन पन्नों को कूड़े में फेंक देते उनसे लोग पीएचडी कर लिया करते थे। दुनिया में जो कुछ है वो 2 प्रकार के अणुओं से बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे अणु जिन्हें फर्मियान कहा जाता है, और फोटोन जैसे अणु जिन्हें बोसोन कहा जाता है। गौरव की बात यह कि इनमें से एक का नाम एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर है और हमेशा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।